हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्ट लॉ। जैसा कि हमारा पैटर्न है, सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस में सॉफ्ट लॉ जो है वो दूसरी जो सिलेबस की मेन हेडिंग है रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ, उसके अंडर आता है इंटरनेशनल सॉफ्ट लॉ। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें पहले कोई क्वेश्चन आया है 2017 में। इसमें जो है एक 10 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में इंटरनेशनल लॉ में ये पूछा गया है CSS के 2017 के पेपर में। अच्छा, सबसे पहले हम इसको इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो सॉफ्ट लॉ है वो बेसिकली रिफर करता है क्वेसी लीगल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि पार्शली लीगल इंस्ट्रूमेंट्स इंटरनेशनल लॉ में डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं which do not have any legal binding force, जो कि कोई लीगल बाइंडिंग फोर्स नहीं रखते हैं। यानी कि सॉफ्ट लॉ वो होते हैं जो लीगल फोर्स नहीं रखते हैं, whose binding force is somewhat weaker than the binding force of traditional law, often contrasted with soft law by being referred to as hard law। इसको हमेशा जो है हार्ड लॉ के साथ कॉन्ट्रास्ट किया जाता है। ट्रेडिशनली जो टर्म सॉफ्ट लॉ है वो एसोसिएट है इंटरनेशनल लॉ के साथ, हालांकि जो रिसेंटली है वो ट्रांसफर हो चुका है दूसरे ब्रांचेस ऑफ डोमेस्टिक लॉज में। अब ये जो सॉफ्ट लॉ है ये डोमेस्टिक लॉ की ब्रांचेस में भी ट्रांसफर हो चुका है। अब इसका फायदा ये है कि ये असिस्ट करता है प्रमोटिंग कॉम्प्रोमाइज एंड प्रिवेंट डेडलॉक। एक तो कॉम्प्रोमाइज को प्रमोट करता है और डेडलॉक से प्रिवेंट करता है। इसका ये फायदा है सॉफ्ट लॉ का। अच्छा, सॉफ्ट लॉ जो है वो हार्ड लॉ भी बन सकता है। कैसे? सॉफ्ट लॉ इंस्ट्रूमेंट आर यूजुअली कंसीडर्ड एज नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स which nevertheless hold much potential for morphing into hard law in the future। तो ये जो है फ्यूचर में हार्ड लॉ भी बन सकता है, क्योंकि ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत होता है कि ये फ्यूचर में जाकर के हार्ड लॉ बन जाए। ये हार्डनिंग ऑफ सॉफ्ट लॉ जो है इनटू हार्ड लॉ जो है ये दो तरीकों से होता है। एक, व्हेन डिक्लेरेशन, रिकमेंडेशन are first step towards treaty making process in which reference will be made to the principles already stated in the soft law instruments। एक तो डिक्लेरेशन या रिकमेंडेशन के जरिए है। दूसरा, when non-treaty agreements are intended to have a direct influence on the practice of state। जब नॉन ट्रीटी एग्रीमेंट जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है प्रैक्टिस ऑफ स्टेट को, and to the extent that they are successful in doing so, और फिर वो इस हद तक, काफी हद तक वो सक्सेस भी हासिल करते हैं। they may lead to creation of customary law। तो ये जो है कस्टमरी लॉ क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सॉफ्ट लॉ और हार्ड लॉ। अब इसमें बेसिकली जो डिफरेंस है वो देखना है। सॉफ्ट लॉ जो है बेसिकली वो है डिक्लेरेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स, कोड्स ऑफ प्रैक्टिस, रिकमेंडेशंस, गाइडलाइंस, रेजोल्यूशंस, स्टैंडर्ड्स, ये सारे सॉफ्ट लॉ के अंडर आते हैं। जबकि जो हार्ड लॉ है, हमारी जो ट्रीटीज एंड कस्टम्स हैं, वो हार्ड लॉ है। जो सॉफ्ट लॉ है वो बाइंडिंग नहीं है, जबकि हार्ड लॉ बाइंडिंग है। सॉफ्ट लॉ पर कोई जुडिशियल कंट्रोल नहीं है, हार्ड लॉ पे जुडिशियल कंट्रोल है अगर, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अग्रीड एज कंप्लायंस मैकेनिज्म। अगर इसमें कंप्लायंस मैकेनिज्म पे एग्री किया गया है। पॉलिटिकल सिचुएशन अलाउज, यानी कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो अगर अलाउ करती है तो हार्ड लॉ जो है वो जुडिशियल कंट्रोल करता है। अच्छा, सॉफ्ट लॉ में ऑफन लैक ऑफ प्रिसीजन एंड स्पेसिफिसिटी, ठीक है, वो प्रिसाइज और स्पेसिफाई नहीं होता है, मतलब उसमें इतना स्पेसिफाई या प्रिसाइज नहीं होता। जबकि जो हार्ड लॉ है वो प्रिसाइज होता है और इसमें स्पेसिफाइड प्रोविजंस होती हैं। सॉफ्ट लॉ जो है पॉलिटिकली इजियर टू एग्री है, जबकि हार्ड लॉ जो है वो बहुत मुश्किल है कि उस पर कंसेंसस ली जाए। ये जो सॉफ्ट लॉ है प्रिपेयर करता है हार्ड लॉ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या हैं सॉफ्ट लॉ की इंटरनेशनल लॉ में। इंटरनेशनल लॉ के टर्म में जो सॉफ्ट लॉ है वो बेसिकली इन एलिमेंट्स को कवर करता है। सबसे पहले अब देखें, ये जो है बहुत बड़ी एग्जांपल है, द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948। ये एग्जांपल है सॉफ्ट लॉ की। द रियो डिक्लेरेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डिक्लेरेशन 1992, ये दूसरी एग्जांपल है सॉफ्ट लॉ की। उसके बाद जो एक्शन प्लान्स हैं, जैसे कि एजेंडा 21
या फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिकमेंडेशंस। ठीक है, ये भी एग्जांपल्स है सॉफ्ट लॉ की। उसके अलावा काफी सारे रेजोल्यूशंस एंड डिक्लेरेशंस ऑफ यूएन जनरल असेंबली, वो भी अंडर द सॉफ्ट लॉ आते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स जैसे कि स्टेटमेंट्स, प्रिंसिपल्स, कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये सारी चीजें जो है और ये जो ऑफन फाउंड एज पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क ट्रीटीज, ये जो है ट्रीटी के फ्रेमवर्क में ये चीजें पाई जाती हैं, तो ये भी जो है सॉफ्ट लॉ के अंडर आती हैं। और दूसरी जो नॉन ट्रीटी ऑब्लिगेशंस हैं, वो भी बेसिकली एग्जांपल्स हैं सॉफ्ट लॉ की। अच्छा, अब हमने देखना है कि सॉफ्ट लॉ और यूरोपियन यूनियन। The term soft law is also often used to describe various kind of quasi-legal instruments of the European Union। ठीक है, ये describe करता है बहुत से partial legal instrument of the European Union को, यानी कि codes of conduct, guidelines, communications, इस तरह की काफी चीजें। ये जो चीजें हैं ना, in the area of law of the European Union, soft law instruments are often used to indicate how the European Commission intend to use its power and perform its tasks within its area of competence। ठीक है, अच्छा, जो यूरोपियन यूनियन, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के जो डायरेक्टिव्स हैं वो भी लीगली बाइंडिंग हैं। ठीक है, द कन्वेंशन ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप आर आल्सो लीगली बाइंडिंग। ठीक है, इसकी जो यूरोपियन यूनियन की कन्वेंशंस हैं वो भी लीगली बाइंडिंग है उन कंट्रीज के लिए जिन्होंने इनको रेटिफाई किया हुआ है। ठीक है, लेकिन कंट्रीज को फोर्स नहीं किया गया कि आपने जो है इनको रेटिफाई करना है। तो इसमें हमने देखा कि डायरेक्टिव्स जो है यूरोपियन यूनियंस के वो लीगली बाइंडिंग रखते हैं, और उसके लॉ में जो है सॉफ्ट लॉ इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज किए जाते हैं यूरोपियन कमीशंस के लिए। ठीक है, सॉफ्ट लॉ और काउंसिल ऑफ यूरोप। अब जो रेजोल्यूशंस और रिकमेंडेशन है काउंसिल ऑफ यूरोप की, वो भी सॉफ्ट लॉ है। ये रिप्रेजेंट करते हैं व्यूज ऑफ द पार्लियामेंट असेंबली ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप। ठीक है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, व्यूज देते हैं किसको, पार्लियामेंट असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप को। ठीक है, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं है 47 कंट्रीज, 47 बेसिकली मेंबर्स हैं काउंसिल ऑफ यूरोप के। तो ये जो व्यूज या ये जो एक आइडिया दिया जाता है कि आप जो है ये एक्ट है, ये लॉ है या ये रेजोल्यूशन है एज अ सॉफ्ट लॉ, तो वो बेसिकली बाइंडिंग्स नहीं है कि वो फॉलो करें उसको। अब सॉफ्ट लॉ के कुछ यूजफुल एस्पेक्ट्स हैं, इसमें से मेजर 3 यूजफुल एस्पेक्ट्स में से पहला जो है, होल्ड मच पोटेंशियल फॉर मॉर्फिंग इनटू हार्ड लॉ इन द फ्यूचर। सबसे पहला तो ये है कि सॉफ्ट लॉ में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि वो बाद में जाकर के हार्ड लॉ बने। ठीक है, और दूसरा जो सॉफ्ट लॉ है वो बेसिकली एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। ये अवॉइड करता है इमीडिएट और अनकॉम्प्रोमाइजिंग कमिटमेंट जो कि ट्रीटीज में होती हैं, और ये कंसीडर की जाती हैं पोटेंशियली अ फास्टर रूट टू लीगल कमिटमेंट देन द स्लो पेस ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। ये जो है कस्टमरी लॉ की निस्बत जो है ज्यादा बेहतर माने जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा it often can be used to evidence opinion juris on applying or interpreting a treaty। देखें, ये बेसिकली एज अ एविडेंस भी हेल्पफुल है, और किसी भी ट्रीटी को अगर इंटरप्रेट करना है तो उसमें भी जो है सॉफ्ट लॉ एक की रोल प्ले करता है। अब स्टेटस क्या है सॉफ्ट लॉ का? ठीक है, इसमें हमने देखना है कि स्टेटस सॉफ्ट लॉ जो है कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर्स जो है वो इसकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेटस में जो कि इंटरनेशनल लॉ के जो रियलम है, इसमें इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पाया जाता है। ठीक है, ताहम जो मोस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्ट लॉ इंस्ट्रूमेंट्स जो है एक्सेप्टेड पार्ट है, कॉम्प्रोमाइजेज रिक्वायर्ड when undertaking daily work within international legal system, when states are often reluctant to sign up to too many commitments that might result in national resentment at overcommitting to an international goal। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्टेटस। अब हम बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सॉफ्ट लॉ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ में, जहां पर जो है स्टेट जो है वो रेडी नहीं है कि
وہ اس کو جو ہے اپنا فالو کریں اور انوائرمنٹ کا پروٹیکشن کریں. کیونکہ وہ اپنے اکنامک اور سوشل گولز گین کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے وہ اس لا کو نہیں مانتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے سافٹ لا ایک کی رول پلے کرتا ہے. اس کے علاوہ دوسری جو ہے اس کی امپورٹنس ہے کہ یہ انٹرنیشنل اکنامک لا اور انٹرنیشنل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ لا کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ ریلیٹڈ میٹرز جیسے کہ جینڈر ایکوالٹی, ڈائیورسٹی اور اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں یہ بھی سافٹ لا میں ہی آتے ہیں. تو یہ اس کی امپورٹنس. اس کے علاوہ سوشل میٹرز میں جو ہے سو کالڈ بائنڈنگ لیجسلیشنز آفن لیو کنسیڈریبل روم فار ڈسکریشن اینڈ انٹرپریٹیشن. یعنی کہ جو بائنڈنگ لیجسلیشن ہے اس میں جو ہے بہت ساری یعنی کہ اسپیس چھوڑی جاتی ہے کہ اس میں ڈسکریشن کا رول ہو اور اس کو انٹرپریٹ کیا جائے. جبکہ سافٹ لا انسٹرومنٹس جو ہیں وہ امپوز کیے جاتے ہیں پاورفل اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے ان کی سپلائرز کو. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی امپورٹنس ہے سوشل میٹرز میں. اور اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ یہ بیسیکلی اٹریکٹیو ہے. کیوں کہ it often contains aspirational goals that aim for the best of possible scenario. ٹھیک ہے کہ اس کو جو ہے یہ جو ہے مشتمل ہے ایسپائریشنل گولز پہ, جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک پاسبل سیناریو پیش کر سکے. تو یہ ہوئی اس کی امپورٹنس. سو فرینڈز, آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو.